हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 18 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो के दोनों चीजें अवेल कर सकते हो। ध्यान रखिए, मेरी जितनी भी क्लासेस होती है डेली की, वो सब मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ, इसलिए आप लोग ये एश्योर कर लीजिए कि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड बेंगलुरु सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव। अभी हाल ही में बेंगलोर सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत के द्वारा। और ये जो सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव हुआ है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी इम्प्लीमेंटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड सिविल सोसाइटी इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। देखिए, ये जो कॉन्क्लेव आयोजित करी गई, इसका मेन मोटो ये है कि पूरे कर्नाटका भर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये 17 तरीके के डिफाइन किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक किसी भी जगह को आइडियल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, शहर और जो राज्य हैं वो सब पूरे सैनिटाइज होने चाहिए, प्रॉपर नीट एंड क्लीन होने चाहिए, साथ में भुखमरी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहलाते हैं, जो कि किसी भी जगह को आइडियल बनाने के लिए जरूरी है। तो इसका उद्घाटन बेंगलोर में थावर चंद गहलोत के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जिसके साथ परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है? तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने में भारत सरकार की मदद करेगी फ्रांस सरकार। फ्रांस के साथ अभी हाल ही में भारत सरकार ने पैक्ट साइन किया है, और फ्रांस की मदद से 6 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। और ये कहाँ पे स्थापित किया जाएंगे? महाराष्ट्र के अंदर जैतापुर में इनको स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? जैतापुर एक जगह है वहां पे। तो कितने न्यूक्लियर रिएक्टर? 6 स्थापित किए जाएंगे, और हर एक न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कैपेबिलिटी होगी वो 1650 मेगावाट होगी। मतलब प्रत्येक न्यूक्लियर रिएक्टर 1650 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। टोटल जो सरकार टारगेट लेकर चल रही है वो है 9900 मेगावाट बिजली का उत्पादन। तो ये फ्रांस सरकार टेक्निकली भारत सरकार की मदद करेगी इन सभी को स्थापित करने में, महाराष्ट्र के अंदर जैतापुर में। फ्रांस में इस टाइम पे इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ब्राजील में जेल बोल्सोनारो की सरकार है और कैपिटल है ब्राजीलिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। और इसराइल में नेफ्ताली बेनेट की सरकार है, और यहाँ की कैपिटल है जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑनलाइन इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियो रियो के द्वारा। अब देखिए, नागालैंड में जो इनर लाइन परमिट मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका मेन मोटो क्या है? नागालैंड सरकार फोकस कर रही है इसके जरिए टूरिज्म के ऊपर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ये जो इनर लाइन परमिट मॉड्यूल है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि नागालैंड के अंदर जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, ट्रेडर्स हैं, या फिर हर वो व्यक्ति जो कि नागालैंड के अंदर व्यापार कर रहा है, उसको अपने व्यापार से जुड़ा हुआ अगर कोई भी परमिट चाहिए सरकार से, तो सीधे सीधे इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं, और सरकार की तरफ से उसको परमिट दे दिया जाएगा एक विजिट करने के बाद। इसमें दो चीजें से वो व्यक्ति बचेगा। पहली चीज तो घूस देने से बचेगा, ब्राइब देने का उसे कहीं पर भी मजबूरी नहीं हो रही है। दूसरी चीज, उसका टाइम भी बचेगा, उसको सरकारी विभाग के आगे लाइन नहीं लगानी है। अब सरकार का इसमें क्या फायदा है? सरकार का सीधा सीधा यहाँ पर फायदा यह है कि जितने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा व्यापारी आगे आके परमिट लेंगे, जाहिर सी बात है जो बाहर से पर्यटक आते हैं, मान लीजिए जो फॉरेनर्स आ रहे हैं नागालैंड को घूमने, वो जब यहाँ पर आते हैं तो हर एक किसी को एक ऑथेंटिक बिजनेस पर्सन चाहिए। मतलब आप अगर किसी शहर में जाते हो और आपको एक होटल में रहना है जाके, तो आप आम तौर पर पहले ये ढूंढोगे कि कोई रिलायबल आपको होटल मिले, एक ऐसा होटल मिले जिस पर भरोसा किया जा सकता हो, राइट? या फिर मान लीजिए आप गोरखपुर जाते हो। अब गोरखपुर में आपको पता है टेराकोटा फेमस है, मतलब मिट्टी के खिलौने काफी फेमस है। तो आप कोशिश ये करोगे कि आपको ऑथेंटिक मिट्टी के खिलौने मिले, कोई आपको बेवकूफ ना बना दे। ठीक है? तो ये जो ऑथेंटिसिटी है, ये सरकार के द्वारा दिए हुए परमिट से होगी। तो इससे अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि नागालैंड में जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेस पर्सन है, वो डायरेक्ट
परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब फॉरेनर्स इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो पैसा कहाँ पर आएगा, नागालैंड में ही आएगा, और जिसका फायदा सीधे सीधे नागालैंड सरकार को मिलेगा। एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडिजिनस पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ILP टूल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का किसको दिया गया है? ये आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कुमार मंगलम बिरला। इनको 2021 के ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। बिजनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, और ये बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, इनसे पहले किसी भी भारतीय ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं जीता था। तो साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जीता है? कुमार मंगलम बिरला। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि मर्म चिकित्सा ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करी जाएगी कौन से राज्य में? तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि मर्म चिकित्सा ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना उत्तराखंड के अंदर करी जाएगी। अब यह मर्म चिकित्सा होती क्या है? देखिए, आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनसे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। इसमें एक्यूप्रेशर जैसी चीजें आ जाती हैं। ओके, तो आपकी बॉडी में कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको मर्म चिकित्सा के थ्रू प्रेस किया जाता है, और उसकी प्रेसिंग से आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है। शरीर का हर एक हिस्सा अगर पेन में है तो उसको भी पेन फ्री किया जा सकता है, ऐसा मर्म चिकित्सा थ्योरी बोलती है। और ये काफी कारगर साबित है, अभी से नहीं, प्राचीन काल से ये साबित हो रही है काफी कारगर। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मर्म चिकित्सा ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना उत्तराखंड के अंदर करी जाएगी। इसमें ऐसे लोग जो कि मर्म चिकित्सा की जानकारी लेना चाहते हैं, उन सभी को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। और आयुष मंत्रालय इस टाइम पे किसके पास है? इसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किताब लॉन्च हुई है, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब का नाम है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। तो ये किताब लिखी गई है रेखा चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? रेखा चौधरी के द्वारा। और इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब बताती है कि नेचर से कनेक्ट होना आज की डेट में हर एक व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप नेचर से कनेक्ट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बीमारियां आपके शरीर में लगने लगेंगी। अल्टीमेटली एनी हाउ आपको कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया? तो ये जो मेयर्स को लेकर कॉन्फ्रेंस अभी करी गई है हाल ही में, ये वाराणसी में करी गई है। और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप सभी को पता ही होगा, अभी कुछ टाइम पहले जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने पहुंचे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में। तो वहीं पर ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का भी शुभारंभ किया गया। बाय द वे आपको बता दूं, इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड किया था। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? न्यू अर्बन इंडिया। इसमें पूरे भारत भर के हर राज्य के मेयरों ने हिस्सा लिया था। और मेन जो ये बैठक थी, ये इस बात को लेकर थी कि अर्बन एरियाज को किस तरीके से और बेहतर डेवलप किया जाए। मेयर्स को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सौंपी गई हैं अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये है भूटान। भूटान ने अपने देश के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड, जिसको बोला जाता है गादाक पेल्गी खोरलो, क्या बोलते हैं इसको? गादाक पेल्गी खोरलो, इससे सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से किसी देश ने सम्मानित किया है। इनको इससे पहले भी कई सारे देशों ने सम्मानित किया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। आप यहाँ पर एक लुक ले सकते हो। साल 2016 में सऊदी अरेबिया की तरफ से अब्दुल्ला अजीज अल सऊद से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2016 में ही अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार थी, इन्होंने ऑर्डर ऑफ गनी अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित किया था, जो कि अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन है। इसके बाद 2018 में फलस्तीन ने भी सम्मानित किया ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन से। 2019 में यूनाइटेड अरब अमीरात ने सम्मानित किया जायद अवार्ड से। इसके बाद रशियन गवर्नमेंट ने 2018 में सेंट एंड्रू अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद मालदीव्स में इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार ने
2019 में इनको निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया। और ये तो बात हो गई कंट्रीज के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर की। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से 2018 में सम्मानित किया गया था। तो इतने सारे कंट्रीज के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है। उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। और अब ध्यान रखिएगा, भूटान ने अभी हाल ही में गादाक पेल्गी खोरलो से सम्मानित किया है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान का नेशनल गेम है आर्चरी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट विल डी रजिस्टर ऑल डीजल व्हीकल्स कंप्लीटिंग 10 ईयर्स। ये कौन सी सरकार है जो कि अभी हाल ही में फैसला ले चुकी है कि ऐसे डीजल व्हीकल्स, मतलब डीजल से चलने वाले वो सभी वाहन जिनके 10 साल पूरे हो गए हैं, उन सभी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तो ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। ऐसे डीजल व्हीकल्स जो कि 10 साल से ऊपर के हो गए हैं, ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन पैदा करते हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी हाल ही में दिल्ली सरकार को गाइडलाइन दी थी कि आप ऐसा करिए कि जितने भी डीजल व्हीकल हैं जिनके 10 साल पूरे हो चुके हैं, उनका पंजीकरण तुरंत का तुरंत रद्द कर दिया जाए। तो ये डी रजिस्टर कर दिए जाएंगे। कब से कर दिए जाएंगे? तो ये 1 जनवरी 2022 से इनको डी रजिस्टर किया जाएगा। एक तरीके से आप बोल सकते हो करीब करीब 15 दिन बाद से इसको डी रजिस्टर दिल्ली के अंदर कर दिया जाएगा। तो ऐसे डीजल व्हीकल जो कि 10 साल से ऊपर के हैं वो दिल्ली के अंदर तो नहीं चल पाएंगे। एंड एनजीटी जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली। और एनजीटी के इस टाइम पे चेयरपर्सन है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बिनायल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएससी पेस का उद्घाटन किया गया अनुराग ठाकुर के द्वारा। यह कौन सा संस्करण है जो कि उद्घाटित किया गया अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा? तो ये इस बार 21वां संस्करण इनके द्वारा उद्घाटित किया गया। अब देखिए, जो बिनायल कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएससी पेस है, इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो था कि पूरे भारत में जो फिजिकल एक्टिविटी एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए। मतलब खेल में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर हैं, उनको खेल में आगे लगातार मौका मिले और वो तब मिल पाएगा जब वो फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एचएएल का मतलब है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एचएएल ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाने के लिए कौन सी कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था कि डिफेंस मंत्रालय की तरफ से एचएएल को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए एचएएल ने अब आगे पैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। बेल से इन्होंने पैक्ट साइन किया है। तो एक तरीके से बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एचएएल इन फाइटर जेट्स को बनाने के लिए, जो कि हल्के वजन के होंगे, इसके लिए बेल से मदद ले रही है एचएएल। एचएएल की स्थापना 1940 में करी गई थी। बेल की स्थापना 1954 में करी गई है। बेल का एचएएल का हेडक्वार्टर भी बैंगलोर है। और एचएएल के जो चेयरपर्सन है ये हैं आर माधवन। और बेल के इस टाइम पे जो चेयरपर्सन है इनका नाम है आनंदी रामलिंगन। क्या नाम है? आनंदी रामलिंगन। एंड डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, एनटीपीसी भी नई दिल्ली और इसरो बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल समिट ऑन एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग का अभी हाल ही में आयोजन किया गया। इसको एड्रेस किया गया किसके द्वारा? तो ये समिट एड्रेस किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका मेन मोटो क्या था? ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, ये 14 से लेकर 16 दिसंबर तक अभी हाल ही में गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया गया। इसका मेन मोटो ये था कि पूरे भारत में किसानों को अवेयर किया जाए कि वो अपनी फसलों को डाइवर्सिफाई करें, मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी फसलें उगाएं। इस पूरे समिट में 5000 से ज्यादा पूरे भारत के किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों को इस शिखर सम्मेलन के तहत यह बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि एक ही फसल पर आप डिपेंड ना रहें, आप तरह तरह की फसलों को उगाना शुरू करें, जिससे क्या होगा कि आपका मनी रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर एक फसल खराब भी हो जाती है तो दूसरी फसल से आपका जीवन यापन चलता रहेगा।
आपका खर्चा चलता रहेगा, आपको लोन लेने की अननेसेसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ बागवानी पर ही ध्यान ना दिया जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे कि मुर्गी पालन किया जाए और इसके अलावा और भी पशुपालन किए जाएं, जैसे कि गाय और भैंसों का पालन किया जाए जिससे कि दूध मिले। ठीक है, वैसे भी मिल्क का कंजम्पशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उतना मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके तहत किसानों को बताया गया कि नेचुरल फार्मिंग करिए और साथ में डाइवर्सिफिकेशन के साथ करिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में कौन से देश के साथ पैक्ट साइन किया है? तो भारत सरकार ने यह पैक्ट वियतनाम के साथ साइन किया है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। अब देखिए डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में क्या पैक्ट साइन किया गया है भारत सरकार के द्वारा। वियतनाम और भारत सरकार दोनों डिजिटल मीडिया में जो डेटा यूज होता है वो डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि कई सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। साथ में जो हम दूसरों की इंफॉर्मेशन, जो हमारे यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हम जो चैलेंजेस देख रहे हैं वो भी आपस में शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को सीखने का मौका मिलेगा। तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर हो गया या व्हाट्सएप हो गया, इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में जिस भी तरीके की साइबर नॉर्म्स में दिक्कतें आ रही हैं वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, जापान की कैपिटल है टोक्यो, भूटान की कैपिटल थिम्पू और टर्की की कैपिटल अंकारा। वियतनाम में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुआन जुन फुक। क्या नाम है? ऐसे लिखेंगे, गुआन जुन फुक। ओके। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हमारी जो ईस्टर्न नेवल कमांड है उसके चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ अभी हाल ही में बनाए गए हैं संजय वात्सायन साहब। कौन है? संजय वात्सायन। और आपको पता होना चाहिए ईस्टर्न नेवल कमांड भारत की सबसे बड़ी कमांड है। ये कहाँ पड़ती है? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम ईस्टर्न नेवल कमांड है। और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको 4 दिन पहले ही बताया था भारत के 25वें एडमिरल कौन बने हैं अभी हाल ही में। तो करमवीर सिंह को सक्सीड करके ये बने हैं आर हरि कुमार, नए एडमिरल इंडियन नेवी के। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में यूएनसीडीएफ के साथ एक पैक्ट साइन किया है और यूएनसीडीएफ के साथ मिलकर मिशन शक्ति लिविंग लैब को ये लॉन्च कर रहे हैं? तो ये है उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। अब यहाँ पर पहले तो आप समझ लो यूएनसीडीएफ का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना करी गई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। एंड यूएनसीडीएफ के इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं प्रीति सिन्हा। कौन है? प्रीति सिन्हा। तो ये तो बात हो गई यूएनसीडीएफ की। अब बात करते हैं ये मिशन शक्ति लिविंग लैब क्या है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार बेसिकली फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के क्षेत्र में कार्य करना चाहती है। वो चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियली साउंड किया जाए। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के पास ऐसे जीवन यापन के संसाधन होने चाहिए जिसमें उनकी अच्छी अर्निंग हो सके। इसके लिए सबसे पहली चीज कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो उड़ीसा सरकार ने यूएनसीडीएफ, इसके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, तो ये पूंजी से आपको मदद करते हैं। तो ये उड़ीसा सरकार को मदद करेंगे कैपिटल से। और इस पैसे का यूज उड़ीसा सरकार उड़ीसा के अंदर महिलाओं को सशक्त करने के लिए यूज करेंगे। तो इसका नाम रखा गया है मिशन शक्ति लिविंग लैब। ओके, तो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वरुण 777 डिस्काउंट कोड का आप यूज कर सकते हो अनअकैडमी पर, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आईआईटी जेई, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। एक्स्ट्रा ऑफर्स इस टाइम पर चल रहे हैं और साथ में 10% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।